हम सबकी पर्सनल फाइनेंस जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ फॉर यू एंड योर फैमिली। बट आजकल मार्केट में इतने सारे अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड है और इतनी सारी अलग अलग कंपनियां ये म्यूचुअल फंड बेच रही है, तो क्या आप सही म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं? जानेंगे इस वीडियो में। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर सिक्योरिटीज होता है। अब म्यूचुअल फंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे लोगों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके उसे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे म्यूचुअल फंड रिटर्न्स जनरेट करेगा, आपके भी पैसे बढ़ते रहेंगे। और म्यूचुअल फंड्स का बेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता। दिस इज अ कंप्लीट पैसिव इन्वेस्टमेंट। आपने एक बार जब म्यूचुअल फंड चुन लिया तो आप बेसिकली अपने पैसे एक्सपर्ट्स को दे रहे हैं टू इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ। अब ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास होता है बहुत सारा एक्सपीरियंस और बेसिकली ये तो उनका फुल टाइम जॉब है, राइट? तो वो अपना सारा टाइम और एनर्जी लगा देते हैं टू जनरेट गुड रिटर्न्स ऑफ देयर म्यूचुअल फंड्स। अब आप और मैं भी बैठ सकते हैं दिन के 8-8 घंटे और बैठ के स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं, बॉन्ड्स एनालाइज कर सकते हैं। बट जब म्यूचुअल फंड्स है तो ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप उनको अपने पैसे दे दीजिए और वो एक स्मॉल फी के लिए उसको मैनेज करेंगे और उस पर रिटर्न्स जनरेट करेंगे। अब आते हैं कि म्यूचुअल फंड खरीदना कैसे। तो भाई इसके बारे में तो 50 लोग ने ऑलरेडी बता दिया होगा कि भाई कैसे म्यूचुअल फंड खरीदना होता है, क्या देखना होता है, कौन सी वेबसाइट है। बट मैंने जब रिसर्च करी तब मुझे समझ में आया कि इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही मिसअंडरस्टूड है। तो लोग इन कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह समझते नहीं है और वो गलत म्यूचुअल फंड ले बैठते हैं। तो आज हम बात करेंगे 4 ऐसी चीजों के बारे में जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में मिसअंडरस्टूड है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो होता है एक परसेंटेज। ये परसेंटेज यूजुअली 0.5% से 2% तक जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक परसेंटेज होता है जो फंड मैनेजमेंट कंपनी आपको चार्ज करती है एज मैनेजमेंट फीस। जब दूसरे लोग एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई एक्सपेंस रेशियो तो सबसे कम होना चाहिए क्योंकि ये तो मैनेजमेंट फीस है ना, तो हम क्यों ज्यादा मैनेजमेंट फीस दे। तो इसीलिए चूज अ फंड विद द लीस्ट एक्सपेंस रेशियो। बट ये थोड़ा मिसअंडरस्टूड है, समझते हैं क्यों। तो जैसे मेरे पास यहाँ 2 म्यूचुअल फंड है, उसमें से फंड 1 का रिटर्न है 18% और फंड 2 का रिटर्न है 16%। और फंड 1 का एक्सपेंस रेशियो इज 2%, फंड 2 का एक्सपेंस रेशियो इज 0%। अब ऐसे तो 0% एक्सपेंस रेशियो होता नहीं है, बट इस एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस अगर हमें ये म्यूचुअल फंड्स जज करने हैं, मतलब जो इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स हुए उसके हिसाब से अगर हमें इन्हें जज करना है, तो कौन सा फंड बेटर है? अब लोग बोलेंगे कि यार ये दोनों फंड तो सेम है क्योंकि 18% रिटर्न्स और उसमें से 2% एक्सपेंस रेशियो कट गया और दूसरा फंड है 16% रिटर्न्स, तो सेम ही बात हो गई। बट दिस इज नॉट ट्रू। फंड 1 इज एक्चुअली बेटर। फंड 1 इसीलिए बेटर है क्योंकि जब भी आप कोई ब्रोकर वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कॉइन हो गया या ईटी मनी हो गया या अपस्टॉक्स हो गया, तो जब आप वहां पे जाके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखते हैं तो ये सारे रिटर्न्स आफ्टर एक्सपेंस रेशियो लिखे होते हैं। तो यहाँ पे जो 18% रिटर्न्स लिखे हुए हैं फंड 1 के, वो एक्चुअली आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस रेशियो होता है। तो अगर आप सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, मतलब आप सिर्फ उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे, तो ऑलवेज गो विद द फंड जिसका रिटर्न्स मैक्सिमम है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो का ज्यादा काम नहीं है, वो ऑलरेडी डिडक्ट हुआ होता है और उसके बाद होते हैं पब्लिश रिटर्न्स। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं विच इज NAV ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज इररेलेवेंट। अब इसको एक स्टॉक मार्केट एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं आपको आके बोलूं कि भाई ये शेयर 10 रुपए का है और ये शेयर 100 रुपए का है, कौन सा शेयर बेटर है? तो आप बोलोगे भाई इससे तो कुछ पता नहीं चलता, कंपनी करती क्या है, कंपनी के पास्ट रिटर्न्स कैसे है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, उस सब पे डिपेंड करता है। ये 10 रुपए और 100 रुपए से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसी तरह म्यूचुअल फंड का NAV इज ऑल्सो इररेलेवेंट। इनफैक्ट NAV ऑफ अ म्यूचुअल फंड तो और भी यूजलेस है। अगर सपोज आपके पास 500 रुपए है और आपको शेयर मार्केट में 1000 रुपए का शेयर खरीदना है, तो आप उसे नहीं खरीद सकते क्योंकि आप आधा शेयर नहीं खरीद सकते इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। अब अगर हम सेम एग्जांपल लें म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड का NAV हुआ 1000 रुपए और आपके पास हुए सिर्फ 500 रुपए, तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको 0.5 म्यूचुअल फंड का यूनिट भी दे देती है। तो इसीलिए NAV ऑफ अ फंड का कोई काम नहीं होता। आप जब म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हो तो NAV को भूल जाओ, NAV का कोई काम नहीं है, NAV इज कंप्लीटली यूजलेस, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। अब तीसरा पॉइंट इज टू स्टे अवे फ्रॉम सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। अब आजकल क्या हो गया कि इन फंड मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर बहुत प्रेशर है टू ब्रिंग इन मोर मनी।
पिछले 2 साल में काफी रिटर्न्स मिले हैं एटलीस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड को, तो सब लोग नई नई स्कीम ला रहे हैं और नए नए लोगों को इन्वेस्ट करने को बोल रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है कि नए नए म्यूचुअल फंड लाती है और उसको बहुत मार्केट करती है और लोगों को बोलती है कि भाई इसमें इन्वेस्ट करो, ये नया फंड है, ये आपको बहुत रिटर्न देगा। अब इसमें से एक ऐसी कैटेगरी है सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स यूजुअली वो होते हैं जो सिर्फ एक सेक्टर ऑफ द मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब सपोज ऐसा फंड होगा जो सिर्फ फाइनेंशियल इंडस्ट्री वाली कंपनीज खरीदेगा, तो उसके पास होंगे एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, ऐसे सब शेयर होंगे। और दूसरा फंड होगा वो आईटी स्पेसिफिक फंड होगा, तो उसके पास होगा इन्फोसिस, टीसीएस और बाकी सारे ऐसे शेयर्स। अब ये फंड्स होते हैं बहुत ही ज्यादा बेकार और इनमें आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बताता हूं क्यों। स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है सेक्टर रोटेशन। अब सेक्टर रोटेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट में एक टाइम पे कुछ ही सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो अगर 2 साल से आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका जो सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड होगा वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब जैसे ही एक सेक्टर रोटेशन हुआ और आईटी स्टॉक्स अच्छा नहीं परफॉर्म करने लगे तो आपका म्यूचुअल फंड बिल्कुल बैठ जाएगा, कोई रिटर्न नहीं देगा आपको। तो इसीलिए आपको हमेशा खरीदने चाहिए जेनेरिक म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप खरीदिए, स्मॉल कैप खरीदिए, मिड कैप खरीदिए या आप कोई इंडेक्स फंड खरीदिए, ये सब खरीदो। इनमें क्या होता है, जेनेरिक स्टॉक्स होते हैं, कोई सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स नहीं होते और ये लोग अपने आप को रीबैलेंस भी करते रहते हैं। तो जैसे ही सेक्टर रोटेशन होता है तो ये जो सारे जेनेरिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये अपने वो वाले स्टॉक्स बेच देते हैं जो इनको लगता है कि भाई नहीं परफॉर्म करने वाले, वो तो बेच दिए, और जो इनको सेक्टर लगता है कि अच्छा परफॉर्म करने वाला है वो खरीद लेते हैं। तो इसीलिए इनका कॉम्पोजिशन सही रहता है और ये लोग सेक्टर रोटेशन से बचे रहते हैं। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले यू शुड ऑलवेज नो द फंड मैनेजर एक्सपीरियंस एंड द फंड मैनेजर टेन्योर। अब आप जैसे ही अपने पैसे म्यूचुअल फंड वालों को देते हैं, पीछे एक फंड मैनेजर और उनकी टीम रहती है जो डिसाइड करती है कि भाई ये आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट होने चाहिए। अब जैसे जैसे फंड मैनेजर चेंज होता है वैसे वैसे उनकी टीम्स चेंज होती है। अब जैसे ही नई टीम आती है उनकी थिंकिंग पिछले टीम से बिल्कुल अलग हो सकती है। उनके पास कोई नई थियरी हो, उनके पास कोई नई मेथोडोलॉजी हो, उनका रिस्क टेकिंग एपिटाइट कुछ और हो। तो इसीलिए जब भी कोई म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर चेंज होता है तो आपके रिटर्न्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो इस टाइम पे पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द बेस्ट जज। उल्टा आपको फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखना चाहिए अगर फंड मैनेजर चेंज हुआ। अब आप बोलोगे भाई ये सब कौन करता है और इनफैक्ट ये सब इंफॉर्मेशन मिलती भी कहाँ है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैं अभी आया हुआ हूं इस वेबसाइट पे विच इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। इस वेबसाइट पे आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इन डेप्थ मिल जाएगी। अब जैसे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ इन एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड, तो देखते हैं उसका मैनेजमेंट का क्या सीन है। तो हम डाले एक्सिस मिड कैप यहाँ पे और ये आ गया डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी इन डेप्थ। आप इसका पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आप रिस्क एंड रेटिंग देख सकते हैं, आप फैक्ट शीट देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। बट हमें इंटरेस्ट है फंड मैनेजमेंट में, तो हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पे है पीपल। अब पीपल में नंबर ऑफ फंड मैनेजर्स 2 है इस फंड के और लॉन्गेस्ट टेन्योर यहाँ पे है 5.5 साल। मतलब कोई एक फंड मैनेजर है जो इस फंड को पिछले 5.5 साल से चला रहे। अब हम मैनेजमेंट टीम पे आते हैं तो जो सबसे पुराने इनके मैनेजर हैं वो है श्रेयस देवलकर और जो एक रिसेंटली ज्वाइन किए दिसंबर 2020 वो है हितेश दास। तो अगर हमें किसी भी फंड मैनेजर के बारे में डिटेल्स भी चेक करनी है तो हम उनके नाम पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो व्हेन यू क्लिक हियर एक ये पॉपअप खुल के आता है। अब ये आप देख सकते हैं कि इनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज 11 ईयर्स। तो 11 ईयर्स इज अमेजिंग, बहुत अच्छा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। और फिर हम इनका चेक करते हैं टेन्योर परफॉर्मेंस। तो ये टेन्योर परफॉर्मेंस है 21.6% और इसके कंपैरिजन में इंडेक्स का परफॉर्मेंस, मतलब कोई भी निफ्टी जैसा आप कोई भी इंडेक्स पकड़ लीजिए या कोई निफ्टी का मिड कैप वाला भी एक इंडेक्स होता है वो पकड़ लीजिए, तो उसका परफॉर्मेंस रहा है 15%। मतलब श्रेयस जी ने अपने टेन्योर में हमें 7% ज्यादा रिटर्न दिया है देन द इंडेक्स। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इनके पास 11 साल का एक्सपीरियंस है, इस फंड में भी ये 5.5 साल से। तो मेरे को फंड मैनेजर पे काफी भरोसा है, तो मैं इस प्लान में इन्वेस्टेड रहूंगा। तो जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू चेक द म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्सपीरियंस। और आपको ये भी चेक करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न तो बहुत अच्छे हैं बट शायद फंड मैनेजर ही 6 महीने पहले चेंज हुआ। तो एज आई एक्सप्लेन पहले कि जब फंड मैनेजर चेंज होते हैं तो आपके रिटर्न्स भी चेंज हो सकते हैं, तो शायद उस टाइम पे पास्ट परफॉर्मेंस इतना रिलायबल इंफॉर्मेशन ना हो। तो ये सब फैक्टर आपको अराउंड म्यूचुअल फंड मैनेजर थोड़े देख लेने चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये थे 4 तरीके टू मैक्सिमाइज योर म्यूचुअल फंड रिटर्न्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।